सकते। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा एक बार। हाँ तान्या, बात तो सही है आपकी। तान्या कह रहे हैं जब हम लोग का शादी हो जाएगा तब नोटिफिकेशन आएगा, चिंता का विषय है तान्या। फटाफट से जवाब दीजिएगा, और 2-4-6 क्वेश्चन हमें करने हैं। अभी 8 क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैन बी सेड टू हैव बीन अचीव्ड व्हेन अ स्टूडेंट कैन, यानी हम कहेंगे कि बच्चे में संरचनात्मक समझ या संप्रत्यात्मक समझ, उसका कॉन्सेप्ट बेहतर हो गया है। कब ऐसा हम कह सकते हैं? जब वो रिकॉल कर सके। भैया रट्टा लगाना हो गया, रिकॉल करना तो आपने नंबर याद कर लिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझ आया कि नहीं आया, इससे कैसे पता चलेगा? रिकॉल करना तो मेमोरी बेस्ड है, स्मृति पे आधारित है, समझ पे थोड़ी ना है। राइट डाउन, लोग तो थियरम की थियरम रट लेते थे, हमारे स्कूल में ऐसे भी खतरनाक बच्चे थे। राइट डाउन इंफॉर्मेशन करेक्टली, यानी सही जानकारी लिखना, ये भी क्या है, इससे कॉन्सेप्ट का पता लगेगा। पता लग भी सकता नहीं भी, बट हमें लग नहीं रहा, क्योंकि सही जानकारी तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, याद किया हुआ हो अगर आपने। क्लियरली रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, रट्टाफिकेशन कहेंगे। अप्लाई कॉन्सेप्ट्स लर्न टू रियल लाइफ, ये 100% सही है। यहां हमें डाउट था कि इंफॉर्मेशन सही लिखना, ऐसा हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, आप नहीं लिख पाए हो सही, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉन्सेप्ट अप्लाई ना कर पाए रियल लाइफ सिचुएशन में, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, है ना। तो अगर कोई ये कहेगा कि भाई प्याजे का कंजर्वेशन का जो एक्सपेरिमेंट है तो उसको हम करके देख लेंगे रियल लाइफ में, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बच्चा उठाएंगे शौर्य जैसा और उसको हम दे देंगे कुछ 10 पेबल्स, है ना, 10 पत्थर के टुकड़े देंगे छोटे छोटे, और उसको कहेंगे भैया इसको अलग अलग शेप में लगाओ और बताओ कि क्या ये अभी भी सेम है कि नहीं है, फिर वो बता देगा, फिर हमें समझ आ जाएगा। मतलब हमने कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई कर दिया, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार। अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, टू एनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स इट इज क्रिटिकल दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू, यानी हम चाहते हैं कि बच्चे क्या हैं, समस्या समाधान करता बने, ठीक है ना, मतलब वो समस्याओं का समाधान निकाल पाए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी तो बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो उस केस में क्या होना चाहिए ये पूछा है। मैम जब घर से हाँ डंडा पड़ता है तो सब करना पड़ता है स्कूल में, सही कह रही हो सविता, क्योंकि घर वाले पूछ रहे हैं कितने नंबर आए, है ना। देखिएगा एक बार 2, लेकिन अगर आप सीख अच्छे से रहे तो नंबर भी आ जाएंगे इवेंचुअली। डर अगर आप में फेलियर वाला नहीं होगा तो, बट वो नंबर का डर इतना हो जाता है कई बार कि आप सीख के भी अच्छा नहीं कर पाते। समस्या समाधान करता की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी एक अपॉर्चुनिटी बच्चे को देनी जिससे वो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बने। तो पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन है डू एक्सपेरिमेंट्स ओनली इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक, यानी वही करो जो टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो ये भी ठीक तरीका नहीं होता, टेक्स्ट बुक कोई एकमात्र तरीका तो है नहीं। डिस्कवर अ कॉन्सेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट थिंकिंग, हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका हो सकता है। टेक एक्स्ट्रा ट्यूशन, नहीं। लर्न प्रीमेरिली थ्रू ऑडियो विजुअल, क्यों भाई, जहां से मन करे वहां से सीख लो। तो ये क्या होगा आंसर बी, स्वतंत्र सोच, जहां वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर पाए किसी कॉन्सेप्ट पे, वहां वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाएगा, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्या है क्वेश्चन नंबर 24, सो गए थे इस बार। क्वेश्चन नंबर 24 है द एरर्स दैट चिल्ड्रन मेक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कैन बी, यानी अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं। अच्छा इस बार जल्दी खत्म हो गया था क्वेश्चन, यानी जो गलतियां हो रही हैं अधिगम की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में गलतियों का होना स्वाभाविक बात है, ठीक है ना। तो यूज टू असर्टेन देयर करंट एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, यानी उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धि का पता लगाया जाता है, नहीं। रेक्टिफाइड इमीडिएटली विदाउट फीडबैक, अगर फीडबैक नहीं देंगे और रेक्टिफाई कर देंगे तो समझ कैसे आएगा। सीन एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इससे कहीं बेहतर ऑप्शन सी है कि उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता का पता लगता है। गलती करने का मतलब ये नहीं कि उसकी क्षमता ही उतनी है, भाई उसको समझने में दिक्कत हुई है, सिंपल बात है, या उसने किसी दूसरे तरीके से सोचा है उस चीज को जो आपने बताई थी, ठीक। तो सीन एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा मानना चाहिए। किसको? गलतियों को, नेचुरल है वो, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और 5 क्वेश्चन हम करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, आज का थोड़ा सा लेंथी पेपर है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो व्हाट इज द रोल ऑफ चिल्ड्रंस इमोशंस इन लर्निंग। बेसिकली सीडीपी थोड़ी सी लेंथी होती है, लैंग्वेज बड़ी हो जाती है, तो बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है, बच्चे के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है, ये पूछा है। ये देखो कुछ लोग तो इतने दुखी हैं, सत्य प्रकाश कह रहे हैं आप एक पीडीएफ देने वाली थी नोट्स का, मैम कब मिलेगा। सत्य करते हैं, जल्दी ही प्रावधान करेंगे आपके लिए, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती हूँ, है ना। नोट्स तो जस्ट एक पार्ट है जो आपको देना है, करेंगे, दे देंगे, पेपर से बहुत पहले दे देंगे, डोंट वरी।
आपको बता दिया जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ चिल्ड्रंस इमोशंस इन लर्निंग, यानी बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है। तो इमोशंस डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लर्निंग एंड देयरफॉर नीड टू बी कंट्रोल्ड। इमोशंस से डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसा प्यार से लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन होता है, तो भैया हो सकता है अगर आपसे मैनेज नहीं हुए तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, या इमोशंस डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं। अगर आप इमोशंस को सही से यूज कर पा रहे हैं, उनको दिशा दे पा रहे हैं, डायरेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे, एक टूल का काम करेंगे। बी ऑप्शन है, देयर नीड्स टू बी अ क्लियर डिस्कनेक्ट बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, यानी प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए। भैया व्यक्ति के दिमाग से इमोशंस को नहीं हटा सकते, कॉग्निशन एंड इमोशन अपने आप में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि उनको अलग रखो। भाई इमोशन सिर्फ अलग रख देगा रोबोट बन जाएगा इंसान। फिर आता है सी ऑप्शन, इमोशंस गिव मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद इन लर्निंग प्रोसेस। ये बात सही है कि संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। यानी अगर हम इमोशंस, हमारा हार्ट, जो कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में बात कही गई है, या अगर हम बात करें पेस्टोलॉजी की, तो वो कहते हैं कि दिमाग, दिल और हेड और हार्ट की शिक्षा, यानी इमोशंस से जब चीजें जुड़ जाती हैं तो वो और बेहतर समझ में आती हैं। तो हम ये कहेंगे मीनिंगफुल ज्यादा होगा यदि इमोशंस को हम इन्वॉल्व कर पाए, इंटीग्रेट कर पाए लर्निंग प्रोसेस में। आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना। मैसी नहीं बनाती वो, आप अगर इमोशंस को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, अवेयर नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब प्रॉब्लम है, नहीं तो इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है। इमोशंस हमें ह्यूमन होने का, मनुष्य होने का एहसास कराते हैं। ऐसा रेथस कहते हैं कि इमोशंस कलर आर लाइव्स, यानी इमोशंस से हमारे जीवन में रंग भरते हैं, अदरवाइज तो हम रोबोट्स हो जाएंगे जो कुछ फील भी नहीं कर पाते, ना वो खुश होते हैं ना वो दुखी होते हैं। चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू बिकम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। आंतरिक मतलब अंदर से अभिप्रेरित हैं वो, रीजन बाहर नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन में रीजन बाहर नहीं मिलेगा किसी काम को करने का। तो पहला ऑप्शन है गिविंग रिवॉर्ड्स फॉर एनकरेजमेंट। रिवॉर्ड तो एक्सटर्नल चीज है, तो रीजन अंदर कहां है, बाहर हो गया। जिस दिन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेंगे, है ना। इतनी बात क्लियर है या नहीं। एकता कह रही है आप मेरा एसएमएस नहीं देखते, अच्छा जी। सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस, अरे कितनी बार डिस्कस किया, करेंगे अभी। सिंपैथी इज जस्ट बाहर से आप करें, अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। एम्पैथी इज जब आप उस दर्द को उस लेवल पे महसूस कर पाए, जब आप दूसरों के शूज में जाके उस दर्द को महसूस कर पाए या उनकी खुशी को भी महसूस कर पाए फॉर दैट मैटर। तो एम्पैथी है कि आप एग्जैक्ट वैसा फील कर पा रहे हैं, आप खुद को उस सिचुएशन में रख के देख पा रहे हैं। सिंपैथी हाँ दूर दूर से, ठीक है यार तुम्हें कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं अब तो, है ना, वो वाला सीन। गिविंग रिवॉर्ड्स फॉर एनकरेजमेंट, यानी हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देना, नहीं ये एक्सटर्नल है। पनिशमेंट भी एक्सटर्नल है, ये भी कोई इंटरनल नहीं हो सकती। लर्निंग फ्रॉम दी मिस्टेक, ये फॉर्म क्यों लिख दिया है हमारे, या तो टाइपिस्ट जी या सीटेट में गड़बड़ है। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस विदाउट एनी नेगेटिव पेनल्टी, यानी अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के सीखना। बात तो ठीक लग रही है। एनकरेजिंग टीचर अटेंशन टू परफॉर्मेंस बाय स्पेशल अचीवर्स, अगर परफॉर्मेंस पे फोकस है तो ये तो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो इंटरनल की बात करेगा, वो है सी ऑप्शन, कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई जो गलतियां हैं उनसे सीखना बिना किसी भय के कि हमें दंड मिलेगा। भाई गलतियां जो हुई उनसे आप सीख रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि दंड मिलेगा, इसलिए क्योंकि आपको देखना है कि मेरी लर्निंग में कमी कहां रह गई। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है समझिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन मास्टर ओरिएंटेड लर्नर्स, यानी मास्टरी ओरिएंटेड क्या होता है, निपुणता अभिमुख विद्यार्थी, यानी जिनका फोकस मास्टरी पे है। वो किसी सब्जेक्ट को इसलिए नहीं पढ़ रहे कि नंबर ज्यादा आएंगे, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनकी समझ बेहतर होगी, उनको सब कुछ पता होगा, ठीक है ना। तो मास्टरी ओरिएंटेशन बढ़िया होता है। फेलियर अवॉइडेंस और परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन दो होते हैं, इसके अलावा वो खराब होते हैं। परफॉर्मेंस में आप सिर्फ नंबर लाने पे बात करते हैं और फेलियर अवॉइडेंस में आप सिर्फ फेल होने से बचना चाहते हैं। वहीं मास्टर ओरिएंटेशन में ना तो आपको फेलियर का डर है, ना आपको फर्स्ट आने की खुशी है, आप किस पे फोकस है कि मुझे सब कुछ आना चाहिए। तो मास्टरी ओरिएंटेशन अच्छा होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, लो फियर ऑफ फेलियर, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, यानी मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर कौन होगा, कौन मास्टरी कर पाएगा, जिसमें असफलता का डर जो है वो कम हो, और लो फियर ऑफ फेलियर, और जिसमें ये दृष्टिकोण उसका ऐसा हो कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, यानी इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, यानी क्षमता में बढ़ावट संभव है, इंक्रीमेंट है, मतलब अगर मैं सीखूं तो मेरी क्षमता बढ़ जाएगी, जिसका विश्वास ऐसा हो और फेल होने का डर कम हो, तो वो मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग कर पाएगा। सही बात है। जिसमें डर इतना ज्यादा है वो मास्टरी ओरिएंटेड नहीं कर पाएगा, वो बस फेलियर से बचने की बात करेगा। एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, यानी भाई क्षमता तो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, तो फिर तो आप मेहनत ही नहीं करेंगे। एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी जिसका भी है वो, यानी क्षमता फिक्स है ऐसा नहीं होता,
लो फियर ऑफ फेलियर ठीक था, बट ये फिक्स्ड नहीं हो सकती क्षमता। हाई फियर ऑफ फेलियर इन और इंक्रीमेंटल एबिलिटी, अगर ज्यादा फियर ऑफ फेलियर होगा तो आप चाहे सीख भी रहे होंगे फिर भी वो आप पे डर हावी हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर देखिएगा, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंड्रेंस इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रभावी समस्या समाधान में कौन सी एक बात सही है। क्या हो गया भाई, पोल लेट चल रहा है क्या? रोशनी यादव तेरे को लाल इमोजी भेज रही है। समझिएगा एक बार फटाफट से, अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंड्रेंस इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक हो सकती है, यानी आप अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए उसमें हिंड्रेंस कौन सी चीज होगी। तो एक्टिवेटिंग द राइट स्कीमा, यानी सही स्कीमा को क्रियाशील करना, ये हिंड्रेंस थोड़ी है, ये तो पॉजिटिव है। रिस्पॉन्स सेट नेगेटिव है, यही हिंड्रेंस है। रिस्पॉन्स सेट का मतलब है पहले से आपने सोच लिया किसी चीज का कैसे रिस्पॉन्स करना है, आपने रटी रटाई चीजें हैं, रटे रटाई फंडे हैं, अब आप कुछ नया तरीका ढूंढते ही नहीं है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रियल प्रॉब्लम, सही समस्या को समझाना, ह्यूरिस्टिक्स अलग अलग फंडे अपनाना, ये सब पॉजिटिव है, बट बी ऑप्शन इज नेगेटिव। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर, देखिएगा ये क्या कहता है 29वां सवाल। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू compete among themselves in the classroom can have the following consequences, यानी आप बच्चों को जब कॉम्पीट करा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लड़ाई करवा रहे हैं, एक तरह से प्रतिस्पर्धा में इन्वॉल्व करा रहे हैं, जबकि कॉम्पिटिशन से बेटर क्या है, कोलैबोरेशन। आप कोऑपरेट कराइए बच्चों को, ठीक है ना। तो बताइएगा एक बार फटाफट से क्या कहानी है। देखिएगा अगर हम बात करें इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जब आप सिर्फ कंपटीशन में, तुम्हें शर्मा जी के बेटे से अच्छा करना है या बेटी से अच्छा करना है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस भी तो होगा ना, इसका प्रभाव भी होगा, है ना। क्या हो गया, विच ऑफ दीज, एक घंटा ठीक से नहीं बैठ पा रहे हो ब्रदर, एक्सरसाइज करो, कल से जिम चलना मेरे साथ। विच ऑफ दीज वुड यू परसीव टू बी हार्मफुल फॉर अ चाइल्ड्स ग्रोथ, यानी कि कौन सी चीज हार्मफुल होगी यदि आप बच्चे को सिर्फ कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व रखते हैं, तो बताइएगा। मैम प्लीज कमेंट पढ़ते हो, सुपर चैट रवि बक्सर वाला, पढ़ लिया जी, पढ़ लिया आपका कमेंट, आंख बंद करके सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, मैराथन सेशन देख लिया ना, सही है। देखिएगा, इट क्रिएट्स विनर्स एंड लूजर्स विद इन अ क्लासरूम, अगर आप सिर्फ कंपटीशन कराएंगे तो कुछ लोग अपने आप को लूजर मान लेंगे और कुछ लोग अपने आप को विनर मानेंगे, या एक दो लोग ही विनर होंगे, बाकी सब अपने आप को लूजर मान लेंगे, ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही बात है इसका कॉन्सिक्वेंस। इट इंक्रीजेस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल, बच्चों में एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो जो संज्ञानात्मक विकास उनका होना चाहिए था, जो समझ उनकी विकसित होनी चाहिए थी फ्रीली, वो नहीं हो पाएगी, सही बात है, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। इट कैन क्रिएट स्टार स्टूडेंट्स विद इन अ क्लासरूम हुज अचीवमेंट कैन बी सोर्स ऑफ प्राइड फॉर स्कूल्स, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टार बच्चा बन जाए, बाकी सबको आप बुद्धू कहें, तो ये भी खराब है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, यहाँ जीतने पे फोकस है सिर्फ। इट कैन प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू फिट इनटू द कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक्स, मतलब इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है कि अच्छा तुम्हारी इतनी सैलरी है, मेरी तुमसे ज्यादा है, तो मैं खुश हूं, या मैं अच्छा हूं, या मैं बेटर हूं, क्योंकि मेरी सैलरी तुमसे ज्यादा है, मैं इंसान कैसा हूं, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा है, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फर्क किस बात से पड़ रहा है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसी हमारी एक क्या कहेंगे इसको, हम कह सकते हैं कि जो कमर्शलाइजेशन है बहुत सारी चीजों का, या जो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, या अगर हम बात करें बाजार का जो सिस्टम है कि मतलब ज्यादा नंबर, ज्यादा फर्स्ट, वो वाली मेंटेलिटी क्रिएट हो जाएगी और आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। ये चारों ही कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं ओवर कॉम्पिटिटिव होने के या बेवजह के कॉम्पिटिशन के, कि आप असलियत में क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, आप सोच ही नहीं पाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चारों ही बातें खराब हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग नीड्स टू बी मीडिएटेड बाय, यानी अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है, यानी आप प्रॉपर मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं कि आपके लिए जो आप सीख रहे हैं उसका कोई मतलब हो, वो आपके जीवन से जुड़ पाए, तो इस स्थिति में क्या चीज सही होगी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पर्सनल फिलॉसफी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्नर, हाँ सही बात है, विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, भाई जैसे विद्यार्थी देखता है चीजों को, सोचता है, उस चीज का प्रभाव पड़ेगा ना। मीनिंगफुल आपके लिए क्या होगा, जो आपके जीवन से, जो आपकी फिलॉसफी से मैच करे, सही बात है। द नॉलेज रिसीव्ड बाय द लर्नर फ्रॉम द टीचर,
इससे काम नहीं चलेगा, ये तो फिर रोट लर्निंग जैसा ही हो जाएगा। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द करिकुलम गियर्ड टुवर्ड्स समेटिव असेसमेंट, ये भी फिर रट्टे पे फोकस्ड है, मीनिंगफुल नहीं है। बेस्ड प्रीमैरिली ऑन व्यूज ऑफ एक्सपर्ट, तो ये भी दूसरे का पर्सपेक्टिव है। मीनिंगफुल आपके लिए तब होगी कोई चीज जब वो आपके लिए मीनिंगफुल हो, आपकी पर्सनल फिलॉसफी से, आपके जीवन से, आपके दृष्टिकोण से, आपकी जिंदगी को देखने के नजरिए से, परसेप्शन से मैच करती हो, वो चीज आपके लिए मीनिंगफुल होती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब आप बच्चे की लाइफ से जोड़ पाएंगे कोई चीज तो मीनिंगफुल होगी। आउट ऑफ